गुड इवनिंग दोस्तों। आज से हमने अपना 7 जून से साइंस वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया है। तो जो विशेषकर रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए साइंस बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जहाँ भी जीके है तो उसमें आपका जीएस मिलना ही है। इतना ज़्यादा इसका पार्ट नहीं है, तो आप सभी इन वीडियो को भी लगातार कंटिन्यू देखते रहें। जैसे आप हमारी मैथ और रीजनिंग वाली क्लासेस देख रहे हैं, तो उसमें आज हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस मतलब विज्ञान। अब जो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बी प्लस ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान कैसे कहते किसे हैं हम, तो विज्ञान का जो एक तरह से शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी भी जानकारी का सही ज्ञान। वास्तविक जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहा जाता है। मान लीजिएगा कि हमने एक बीज बोया, अब उस बीज से क्या बनेगा, पौधा। अब वो बीज से पौधा क्यों बनता है, कैसे बनता है, कब, क्यों, कैसे, इन सब बातों के जो जानकारी है, इन सब बातों के जो हमें जवाब प्राप्त होते हैं, वही सब किसके अंतर्गत आते हैं, विज्ञान के। यानी कि इसे हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार के सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। या किसी सत्य की खोज करना एक तरह से क्या है, विज्ञान है। साइंस मतलब क्या है, कोई सी भी खोज। चलिए, अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो साइंस हमारा, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट में, पर हमें 3 या 4 पार्ट इसके जरूर पढ़ लेने हैं कम से कम। 3 तो शाखाएं सबको पता ही होती है इसकी। 3 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, सेकंड होता आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता हमारा रसायन विज्ञान, और थर्ड आपका होता है इसमें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो हमें जो पढ़ना है इसमें ये तीनों तो पढ़ने ही है। भौतिक भी पढ़ना है, रसायन भी पढ़ना है, और आपको जीव विज्ञान भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। अब इसमें जो आपको चौथा पढ़ाया जाएगा वो आपका होगा एनवायरमेंट साइंस वाला कोर्स है। वो जो भी सी टेट, यू टेट या फिर यूके टेट या अपने स्टेट का जो भी आप टेट करते हैं उसमें आपका एनवायरमेंट साइंस, पर्यावरण अध्ययन वाला काफी सारा पार्ट उसमें आता है अलग से, 30 नंबर का। तो वो भी आप सभी देखें, और इसके अंतर्गत भी थोड़ा बहुत हमारा एनवायरमेंट साइंस की जरूरत पड़ती है, तो वो हम लास्ट में 5 से 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे उसको। चलिए, सबसे पहले इनके क्वेश्चन जो है कि विज्ञान आपके कितने भागों में, मुख्यतः कितने भागों में, 3 भागों में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब यहां से आपको मिल जाए कि भौतिक विज्ञान का जो जनक है या भौतिक विज्ञान का जो पितामह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है न्यूटन को। हम फर्स्ट इसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें फिजिक्स पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर बायोलॉजी। अगर मालूम किया जाए इसका हम जनक किसे कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवासिए को। कई बार इसका कई बुक में नाम लेवासिए मिल जाए, या इन्हीं का नाम आपको मिल सकता है लेवासियर, या कुछ बुक में इसका नाम लेवासियस भी है, तो उसे आप देख लें, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, लेवासिए ही है। और थर्ड आपका है जीव विज्ञान, और जो पूरे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को, अरस्तु। फिर अभी जीव विज्ञान में हमें 3 विज्ञान पढ़ने पड़ेंगे, वो आगे की बात है कि इसमें हम जंतु विज्ञान भी पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ेंगे, और आपका एक चिकित्सा विज्ञान भी पढ़ेंगे। उन तीनों के जनक फिर अलग होंगे। वो जब बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें जो जंतु विज्ञान है उसके अरस्तु ही है, जो वनस्पति विज्ञान है उसके हिप्पोक्रेटस है, और जो आपके चिकित्सा विज्ञान है उसके और है एक साइथियोफ्रेस्टस है, वनस्पति विज्ञान। तो आपके तीनों विज्ञान है, हमें फर्स्ट ये पढ़ना है न्यूटन। यहां से कई बार मालूम कर लिया जाता है कि न्यूटन के द्वारा लिखी गई सबसे पहली पुस्तक, प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इनकी पहली पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ये पुस्तक जो लिखी थी इन्होंने लिखी थी 1687 में।
और इसमें जो इन्होंने प्रिंसिपिया में जो वर्णन करा था वो इसमें है हमारे गति के कितने नियम थे, 3। तो गति के तीनों नियमों का वर्णन, गति के तीनों नियमों का वर्णन इसी बुक में उन्होंने अपनी किया है, प्रिंसिपिया। तो उम्मीद है कि आपको अभी इतना तो थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको पता चली होगी। पूरा न्यूटन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक आपका गति के तीनों नियम भी पढ़ाए जाएंगे, गति की 3 समीकरण भी होती हैं, वो सब आपको कराई जानी है। जितना भी आपके सिलेबस की दृष्टि से जरूरी है वो सभी आपको कराया जाना है। पर आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो हम इसमें आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका हो जाएगा फिजिक्स स्टार्ट। फिजिक्स का हमने जनक बताया न्यूटन को, केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है लेवासियर, लेवासियस या लेवासियर को, बायोलॉजी का जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को। न्यूटन के द्वारा लिखी गई सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी थी, प्रिंसिपिया, जो उन्होंने लिखी थी 1687। साइंस में कोई भी सन इतना मायने नहीं रखता, फिर भी जो जरूरी है वो मैं आपको कंटिन्यू बताता रहूंगा। आपको जीएस में कुछ सन वगैरह याद रखने पड़ते हैं, साइंस में आपको इतने सन याद रखने होते हैं, 2-4 कोई अगर आए जो जरूरी है तो वो आपको सारे कंटिन्यू बता दिए जाएंगे। और इस जो प्रिंसिपिया में बुक में उन्होंने वर्णन किया था अपनी, वो क्या था, गति के तीनों नियमों का उल्लेख जो है वो इसी बुक में उनका वर्णन मिलता है। चलिए अब फिजिक्स में जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है, फिजिक्स का पहला टॉपिक वो है हमारे पास फिजिक्स में सबसे पहला पॉइंट राशियों का, कि सबसे पहले मिलता है कि राशि कितने प्रकार की होती है। तो राशि हमने पढ़ी है, पहले भी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। तो राशियां जो होती है 2 प्रकार की होती है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए या किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए जो हमें भौतिक राशि की जरूरत होती है उन्हीं को हम राशियां कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है सदिश और नंबर 2 होती है ये अदिश। बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, इतना ही पढ़ना कि आपको याद हो सके, सबके तरीके आपको बता दिए जाएंगे। तो सदिश हम किसे कहते हैं, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा एवं परिमाण दोनों की, इनमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है इन राशियों के लिए कि इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब केवल ये तो इनकी परिभाषा हुई, पर हम वास्तव में दिशा और परिमाण कहते किसे हैं, दिशा और परिमाण। देखिए दिशा का तो आपको पता है, किसी भी निश्चित दिशा में कोई सी भी दिशा हो तो वो उसके लिए दिशा कहेगी। लेकिन परिमाण जो होता है वो परिमाण आपका होता है एक क्वांटिटी। एक तरह से हम कह सकते हैं परिमाण क्या होता है, किसी भी चीज की मात्रा, कि उसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, उसी को हम परिमाण। एक होता है परिणाम, परिणाम कहलाता है रिजल्ट, वो अलग है। लेकिन परिमाण यहाँ क्या है, मात्रा की, हमने किसकी कितनी मात्रा ली हुई है। जैसे मान लीजिए अगर हम कभी कुछ ऐसी चीज खरीद कर आए, जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट से कोई सामान लेकर आए, अपने लिए सब्जी लेकर आए, तो वो हम उसकी क्वांटिटी वगैरह देखते हैं कि हमें 5 किलो आलू लाने हैं, 5 kg। तो ये जो है केजी, किलो, ये क्या होता है क्वांटिटी। हमें कोई हमसे समय मालूम किया कि अभी कितना समय हुआ, तो हम उसे बताएंगे 5 बज गए हैं, 5 बजे। तो ये जो 5 घंटे, या आप कितने घंटे से यहाँ है, तो आप बताएंगे हम 3 घंटे से, 3.5 घंटे से, तो उसको हम बोलते हैं उसकी क्वांटिटी, जो हम मात्रा को नापते हैं। अब इन क्वांटिटी को, मात्रा को नापने के अलग अलग मात्रक होते हैं सभी को। कोई हमसे पूछे आप कितनी दूरी से आए, तो हम उससे बता देंगे हमारा घर यहाँ से, हम जो यहाँ पर आए 10 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो ये क्या हो गई, इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा है, इसका परिमाण हो। जबकि दिशा क्या होती है, देखिएगा। अब दिशा तो आपको बता दें, दिशा में क्या है कि आप किसी भी उसके साथ साथ, जब हम बताएंगे परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा को व्यक्त करेंगे। मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि हमने किसी चीज पर बल लगाया, कि हमें एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी, यहाँ, इसको हमें इस वस्तु को यहां से हटाना है, और हमसे कहते हैं 2 किलोमीटर हटाना है,
तो हम इस पर एक साइड से कहीं ना कहीं बल लगाएंगे, थोड़ा भारी वस्तु है तो अब हमने इस पे फोर्स किया इधर से, अब हम इसको इधर भी ले आ सकते हैं, ऊपर ले जाना हो तो नीचे से फोर्स कर सकते हैं, इधर लाना हो तो इधर से फोर्स कर सकते हैं या इधर से। अब हम कहें इसको आगे की दिशा में, तो हम यहाँ से बल लगाना स्टार्ट करेंगे, उसके आगे की ओर धकेल देंगे। तो अब इस पे दो चीज कार्य करेंगे, इस पे दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। दिशा इसलिए क्योंकि हमें इसकी दिशा से विस्थापित कर देना है, जहां था पूर्व में भी ले आ सकते हैं, ऊपर उत्तर में भी ले आ सकते हैं, ऊपर से नीचे दक्षिण में भी ला सकते हैं, या पश्चिम से पूर्व में भी। लेकिन यदि इस वस्तु को यहां से विस्थापित करना हो तो हमें इस पर कुछ ना कुछ परिमाण का बल, कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इसे छू देंगे और ये अपने आप हट जाएगा। मान लीजिए भारी सा पत्थर है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम तो सोचेंगे हमें इसे पश्चिम में करना, तो हमने देख लिया उसे कि चला जा, नहीं जा सकता। तो उसको वहां से हटाने के लिए कुछ परिमाण, कुछ मात्रा या कुछ क्वांटिटी तो हमें अपने द्वारा लगानी पड़ेगी, तो वो होगा परिमाण। और जिस दिशा में विस्थापित करना था वो कहलाएगी उसके लिए उसकी दिशा। अब जो सदिश राशि होती देखिएगा, उनको व्यक्त करने के लिए हम ये तीर वाला चिन्ह लगा देते हैं, और अदिश के लिए केवल आप इसे लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए आप, अगर मैंने केवल ये चिन्ह लगा दिया तो ये बताता है परिमाण को, ये चिन्ह केवल किसे बताता है, हमेशा परिमाण को, किसी चीज की क्वांटिटी। हम इसे ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दें, इधर लगा दें, कहीं लगा दें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने इस पर ये चिन्ह लगाया, ये क्या था अभी हमारे पास परिमाण, और हमने अब इसे इंडिकेट इधर दे दी दिशा, अब इसकी दिशा फिक्स हो गई। अभी केवल ये तो इसकी दिशा नहीं पता किधर है, अभी ऐसे तो पता नहीं किधर दिशा, ऊपर है या नीचे। पर अगर हमने इनके साथ ये वाला एरो वाला चिन्ह दे दिया तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ हो गया ये परिमाण और दिशा, ये दोनों को व्यक्त करता है। इसलिए जो चिन्ह काम करता है किसके लिए करता है, सदिश के लिए। कई बार हम अदिश के लिए हम ये वाला कैप वाला साइन भी लगा देते हैं, अदिश वेक्टर कैप, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ऐसा बोल देते हैं कैप। चलिएगा, अब इनको हम याद करने का एक तरीका बता देते हैं केवल, कि हमें जो इसमें जरूरी है वो है हमारे पास इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप कैसे याद करते हैं सदिश और अदिश की, जो आपको बताया जाए आप सिर्फ वही याद करें, उनसे अतिरिक्त बहुत कम होंगे कि आपके एग्जाम में हो। तो मैं बता देता हूं आपको इसमें कौन कौन से याद करने हैं, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, या आ जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आवेग, संवेग, कोणीय संवेग, भार आदि। चलिए इसकी आपको जल्दी पड़ेगी, संवेग आदि, ये आप याद जरूर करें। इनकी एक खास पहचान आपको भी बताने वाला हूं कि कैसा हम उनको याद कर सकते हैं। इधर हमने एग्जाम्पल लिखे, चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, घनत्व, और आप लिख सकते हैं इसमें जो जरूरी है हमारे पास, घनत्व के बाद आवेश, दाब, क्षेत्रफल, आयतन और विद्युत धारा। विद्युत क्षेत्र तो सदिश है, विद्युत धारा आदि। बस आप इतने ही याद करें, मैंने इन दो पे स्टार दिया। पहचान के बताने वाला था मैं इसमें आपको कि जो सदिश राशियां होती हैं उन पर आप ऐसे याद रखिए, इनके एग्जाम्पल में जो वे शब्द होता है वे शब्द पर जोड़ दिया जाता है, इनमें वे शब्द पर जोड़ दिया जाता है, जबकि अदिश राशियों में इस वे शब्द पर जोर नहीं होता। जोर का मतलब होता है कि इन्हें बोलने में, अब देखिए मैंने दो स्टार लगाए, दो को हम अलग से याद रख लेंगे कि इसमें आवेश और विद्युत धारा, इसमें वे पे जोर आ रहा है, बाकी और वर्ड में नहीं आएगा। चाल, वे का मतलब नहीं है दूरी, समय, अब ये द्रव्यमान में वे है लेकिन बीच में आधा द्रव्य, इतना हमें
बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ रहा, आप अपने बोल के टाइम द्रव्यमान, तो बै पे इतना जोर नहीं है। घनत्व तय तक हमारा जोर अधिक है, घनत्व, तो बै पे जाके जोर खत्म हो गया, घनत्व। आवेश पे है दाब में केवल दाब पे जोर जाता है, दाब, हम दाब क्या क्यों छोड़ेंगे तो बै पे जोर नहीं आना है। क्षेत्रफल में बै है ही नहीं, आयतन में नहीं है। विद्युत धारा मैंने बताया इसको याद करना क्योंकि बाद में धारा के नाम से याद रखना। अगर कहीं दो बार बै मिले, मान लीजिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको याद रखना बै भी आ गया सुनो और तीव्रता में भी आ गया, तो वहां आपका सदिश क्वांटिटी। यहाँ क्या है, सदिश में बै पे जोर बहुत होगा, वेग शुरू में बै है, त्वरण बै, आवेग, संवेग, कोणीय संवेग, बल, और बल के साथ अगर आपको मिल जाए बल आघूर्ण, बल से संबंधित बल आघूर्ण, ये भी एक साल आया था, तो भी कैसा है ये सदिश। विद्युत क्षेत्र, तीव्रता, तो देखिए ये सब कैसे हैं। यहाँ आपका अभी और भी मिल सकता था, खैर मैंने एक दो नहीं लिखे, आप यहाँ पे कार्य और ऊर्जा जरूर याद रखें, इनका भी कई बार आ चुका है। जितने भी कार्य या जितनी भी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और जो भी ऊर्जा आपको मिले, उष्मा, वो सारी की सारी राशि कैसी होती है, अदिश। इनमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। हमसे कोई पूछेगा आज आपने कितना कार्य किया, तो हम बताएंगे 20 जूल कार्य किया, ये नहीं बताएंगे 20 जूल पश्चिम की ओर कार्य किया, 20 जूल उत्तर में चले गए, इतना कार्य किया। या आपसे कोई पूछेगा इसमें कितनी करंट प्रवाहित हो रही है ना। अब स्टेबलाइजर में होता था, टीवी में पुराने में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, पहले जो थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो उसमें वोल्टेज को 200 वोल्ट कर देते थे। ऐसा तो नहीं था कि नहीं 200 वोल्ट करेंगे तो आपका टीवी जो है नहीं चलेगा, आपको 220 करना पड़ेगा, और वो भी उसकी सुई आपको पश्चिम में ले जानी पड़ेगी, या आपको सुई बिल्कुल उत्तर में कर देनी है स्टेबलाइजर की, तभी वो चलेगा। तो वहां केवल हमें परिमाण चाहिए था कि उसे 200 वोल्ट या 200 से 220 वोल्ट तक चलाना है, तो केवल हमें परिमाण चाहिए था, क्वांटिटी चाहिए थी, वहां दिशा की आवश्यकता हमें नहीं थी। चाल, हमसे कोई पूछेगा हमने चलाई अपनी मोटरसाइकिल की, आज आप कितनी की स्पीड से आए, आज हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए, ना कि अब हमें आने तो था एक पॉइंट से, ऐसा नहीं है कि हमने उसे डायरेक्ट कर दिया, हम 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर से होके आते रहे, क्या हमने और कोई रूट चेंज नहीं किया। देखिएगा चाल में अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कहते तो केवल हमें चाल का पता चला कि हमारी स्पीड 40 किलोमीटर थी या 20 किलोमीटर थी, उसमें दिशा से मतलब नहीं कि अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती, फिक्स हो गई कि आप पश्चिम में चलेंगे तो आपने 80 से ही चलेंगे, आप कम कर नहीं सकते। तो उस समय हमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती अदिश राशियों के लिए, जबकि सदिश राशियों के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है इससे संबंधित पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, सदिश और अदिश। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, इसी में एक बहुत ज्यादा एग्जामों से क्वेश्चन मालूम करे जाते हैं, और वो टॉपिक है आपका अगला वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, जी हाँ, आप इसे जरूर देखते रहे, सब वीडियो को बहुत मोस्ट है सारे के सारे, इसे हम व्यक्त करते हैं एटीएम से, वायुमंडलीय। सबसे पहले से मालूम कर लिया था कि वायुमंडलीय दाब जो है किससे व्यक्त किया था, तो उसे हम एटीएम से व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन इस वायुमंडलीय दाब का जो नापने वाला यंत्र होता है, ये पेपर में 2-3 बार आ चुका है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। इस बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, ये भी एग्जाम मालूम करा गया, तो ये बात किया था टोरसोली के द्वारा, कि बैरोमीटर यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो वो है हमारे कौन, टोरसोली। अब इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, कई बार मालूम कर लिया था कि इसका प्रयोग किस लिए होता है, बैरोमीटर क्यों बनाया गया, तो ये होता है केवल और केवल मौसम की जानकारी के लिए। इससे में किसका पता चलता है, मौसम की जानकारी का। अच्छा, इसका कई बार मालूम कर लिया जाए आपसे कि इसका मात्रक क्या है, तो दाब है, क्योंकि दाब का सबसे अच्छा मात्रक होता है, दाब की इकाई बार भी है, पास्कल भी है, और क्योंकि दाब का जो सूत्र होता है वो फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल को, क्योंकि बल के सारे समीकरण किसने दी, बल के नियम किसने दिए, न्यूटन ने, तो बल को व्यक्त कर देते हैं न्यूटन से, और क्षेत्रफल होता था लंबाई गुणा चौड़ाई, और दोनों को नापेंगे मीटर में, तो क्या बन सकता है, या फिर इसका बार, पास्कल, या उसे हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बार या पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो अगले पॉइंट है, कई बार देखिए बार और पास्कल ज्यादा मालूम किया जाता है,
कि दाब की मात्रा क्या है, दाब की इकाई क्या है, तो बार या पास्कल। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आपको ज्यादातर बार और पास्कल का यूज मिलेगा। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। ये सब वैज्ञानिक के पास्कल वगैरह जिन्होंने दाब के बारे में बताया तो उन्होंने अपने नाम पे इनकी मात्रक दे दी थी। चलिएगा बात करते हैं मौसम की जानकारी में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब ये बैरोमीटर क्या होता है कि इस बैरोमीटर में जो होता है इसमें पाठ्यांक में एक पारा भरा होता है। जैसे बिल्कुल ठीक एज ए थर्मामीटर, थर्मामीटर में क्या होता है अल्कोहल और पारे का मिश्रण भरा होता है। इसमें भी क्या होता है हमारे पास पारा भरा हुआ होता है। इसमें जो पाठ्यांक के रूप में होता है पारा भरा हुआ होता है। अब हम उस बैरोमीटर को जो बाहर लाते हैं वायुमंडल में और उससे हम रख के देखते हैं तो उसमें क्या होती है नंबर 1 कंडीशन कि जब उसका जो बारे का पाठ्यांक होगा बैरोमीटर में जो पारा होगा क्या होता है वो नंबर 1 कि जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है उसमें कि वह जब धीरे धीरे नीचे गिरता है। और एक कंडीशन क्या हो सकती है उसमें कि एकदम से नीचे गिरता है। अब इन 3 कंडीशन में क्या होता है कि जब वह धीरे धीरे क्या होता है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है पारा। इसमें क्या होता है बैरोमीटर में क्या भरा हुआ होता है मैंने बता दिया आपको, इसमें क्या भरा हुआ जाता है पारा। तो जब इस पारे का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो अनुमान लगा दिया जाता है कि आज जो है वो मौसम कैसा होने वाला है, साफ रहने वाला है। ये बताता है मौसम साफ होने की संभावना। जब उसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ये बता देता है कि आज क्या है वर्षा की संभावना है। ये व्यक्त करता है वर्षा की संभावना को। और जब उसका पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाता है तो ये बता देता है कि अब क्या होने वाला है, ये बता देता है आंधी और तूफान की संभावना कि आज क्या होने वाला है, तीव्र आंधी और तूफान आने वाले हैं। देखिएगा तीनों पॉइंट बहुत आसान है याद करने। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो वैज्ञानिक होते हैं वो अनुमान कैसे लगा देते हैं कि वो अपने पास एक बैरोमीटर रखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसका पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है स्लो कर तो बताते हैं कि आज जो संभावना वो आज पूरे दिन मौसम साफ रहने वाला है। फिर जब उसको अगली बार ट्राई करते हैं कि पता चलता है कि उसका पाठ्यांक क्या वो धीरे धीरे जहां पर था वहां से क्या वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो गया तो वैज्ञानिक अनुमान लगा देते हैं, न्यूज में आपको मिल जाता है कि आज वर्षा होने की संभावना है। थर्ड क्या होता है कि उसका पाठ्यांक जहां भी था उससे एकदम से नीचे की ओर गिर जाता है तो अनुमान लगाया जाता है कि आज बहुत तेज आंधी तूफान ओले वगैरह आने की संभावना। तो आपको इतना समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड क्या है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, अगर हम कहीं ऊंचाई पर जाए, अगर हम किसी बैरोमीटर को या वायुमंडलीय दाब का हम एक तरह देखें कि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर ये नोट में आप याद रखें जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब घटता है जिस कारण, आप देखिएगा इस कारण क्या होता है, मात्र 2 पॉइंट आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जिस कारण नंबर 1 क्या कंडीशन होती है ये हमने नोट में लिख दिया कि अगर आपसे मालूम किया जाए केवल इतना कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या परिवर्तन होता है, घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो आप उसका आंसर देंगे कि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो ऊपर जाने की ओर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसकी वैल्यू लगातार घटती जाती है। लेकिन ऊपर जाकर घटने के कारण 2 केस हमें कई बार मिलते हैं कि कोई जो है वायुयान में यात्री बैठे होते हैं, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। कई बार जो आपने देखो पेनों से अपने आप स्याही वगैरह निकलने लगती है, खुद ही पेनों से बाहर निकल जाती है, तो उसका जो मेन कारण तो वो होता है वायुमंडलीय दाब कम होना। जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होता है तो यदि कोई यात्री वायुयान में बैठा हुआ और जब ऊपर जाएगा फाउंटेन पेन, एक वो वाले पेन होते थे पहले इंक वाले जो आते थे उनको फाउंटेन पेन बोल देते हैं हम, और जो हम यूज करते हैं हम बॉल पेन बोल देते हैं। तो फाउंटेन पेन आपको ये भी पढ़ाए जाएंगे किसने किसका आविष्कार किया, ये सब आपको पढ़ाए जाने हैं आगे फिजिक्स में। तो फाउंटेन पेन जो होता है उससे स्याही अपने आप रिसने लगती है। और सेकंड कंडीशन क्या होता है कि इसका मान
वायुमंडलीय दाब का मान कम होने के कारण पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ सब ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर वहां क्या है, वायुमंडलीय दाब कम है, तो वहां जब दाब कम लगेगा, हम अगर वहां कुकर में कोई सब्जी बनाए जैसे हम अपने यहाँ बनाते हैं, तो हमारे यहाँ वहां की तुलना में कोई भी वस्तु या खाना जल्दी बन जाता है। सब्जी दाल चावल जो भी हम बनाते हैं, वहां पहाड़ों की अपेक्षा यहाँ पर खाना जल्दी बनता है। किस कारण? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, और जितना ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब उतना ही कम हो जाता है। तो पहाड़ों पर खाना पकाने में, या हम कहते हैं पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है या बनता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वायुमंडलीय दाब और सदिश अदिश जो पढ़ाए गए हैं, पूरी उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी अब हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। जो जो अभी साइंस के टॉपिक से नए जुड़े हैं, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, मैं हर बार अपने चैनल में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे चैनल पर नए बनते हैं, वो सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपके साथ साथ और सबका भी भला होता रहे। आप दूसरों का अगर अच्छा चाहेंगे, तभी ऊपर वाला आपका अच्छा चाहेगा। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।